ओके सर, कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ जिस समय आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो क्योंकि आपका फ्लाइंग टाइम इतना ज़्यादा है? जी। उन तस्वीरों में वो अंडर कैरिएज लटकता हुआ हॉस्टल की छत पे दिखाई दिया है। इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? विदाउट व्हील उसको लैंड करना पड़ा था। उस विमान का कैप्टन मैं ही था। अब पायलट ने अपने आप को काम रखते हुए मेडे कॉल भी दिया है। उन्हें पता था कि जहाज जो है मेल फंक्शन कर रहा है, मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। आप देखेंगे जो 9/11 हुआ था। और इस फ्लाइट के बारे में पुराना बैकग्राउंड है कि इसकी लिथियम आयन बैटरी में एक बार शिकायत आई थी। पूरी दुनिया भर में 3 महीने के लिए ड्रीम लाइनर्स को चलाना रोक दिया गया था। जो इटालियन अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा साहब कि एक फेक कंपनी देखी जिसने कि 4800 फेक पार्ट्स, फेक सर्टिफिकेशंस उनके, उसको उन्होंने को बेच दिया। अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो जितने भी ड्रीम लाइनर्स उड़ रहे हैं इस समय, उनके लिए अपने आप में वाकई में एक चिंता का विषय है। हो सकता है कि डीजी से इन सभी जहाजों को ग्राउंड कर दे। मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। एक विसल ब्लोअर थे, जो इंजीनियर थे उनकी बोइंग कंपनी के, जिसने कहा था साहब कि इट्स ए टिकिंग बॉम्ब। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन केसरी सिंह राठौड़। आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में डायरेक्टर सिविल एविएशन कम चीफ पायलट रह चुके हैं। आप डीजीसीए के एग्जामिनर और चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। और इस पूरी घटना से आपका संबंध तब और ज्यादा हो जाता है कि इस फ्लाइट को चलाने वाले पायलट सुमित सबरवाल भी आप ही के नेतृत्व में फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे समय पे पायलट की सूझबूझ ही सबसे अल्टीमेट कॉल होता है। मैं मानता हूं कि यस, उस टाइम जो हमारे जो भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे हरदीप पुरी जी, उन्होंने ट्विटर पे लिखा भी था ये कि पायलट की सूझबूझ से, और पायलट बिल्कुल बिना घबराए हुए, बिना इवन जब मैं लैंड करा था उसके बाद भी पूरी एयरपोर्ट का स्टाफ, एयर सेफ्टी की जो टीम थी, उसने यही बोला कि सबने क्लैप किया कि साहब आप जिस तरह से आप कर रहे थे। क्योंकि मुझे था कि अगर ईश्वर ने मुझे ये इतनी बड़ी इमरजेंसी दी है जो कि मैंने कभी सोची नहीं थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा लगा कि मुझे अपना बेस्ट देना है। बहुत बढ़िया सर, इसके लिए आपकी वाकई में तारीफ होनी चाहिए। मैं थोड़ा जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था सर जी, तो मुझे जानकारी लगी 2012 में भी आप तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत जी के फ्लाइट के साथ थे जी, और उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। कुछ वाकया आप बताएंगे? नहीं, उस वक्त जो है वो 2012 में मेरे साथ नहीं हुआ था वो। ओके। वो बेसिकली स्टेट हेलीकॉप्टर था। अच्छा। उसको रेस्क्यू मैंने किया था। हेलीकॉप्टर था जिसकी की रोटर ब्लेड जो थी उसका टिप जो है वो निकल गई थी। ओके। तो उससे उन्होंने वहां पर झुंझुनू के पास में उन्होंने एक ओपन फील्ड के ऊपर जाके उन्होंने लैंड किया था और फिर मैंने जाके उनको रेस्क्यू किया था। ओके जी, ओके ओके। अभी आपके लिए तो क्या है, बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत जी, काफ़ी क्यूरियस चीज़ें हैं। सर, पायलट ने मेडे कॉल किया 2 मिनट में, ऐसा उससे जो नज़र भी आया होगा जो आपने अभी जानकारी दी, क्या मेडे कॉल करने के अलावा कोई ऐसा विकल्प होता है पायलट के पास कि वो खुद, जैसे फाइटर जेट्स में होता है कि खुद से पुश करे और बाहर निकल के चला जाए? जी नहीं, एग्जिट बटन जैसे? अगर फाइटर में, क्योंकि वो अकेला होता है या उसके साथ में एक और होगा, हाँ। दोनों इजेक्ट कर जाएंगे। हाँ। यहाँ पर 300-500 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। हाँ। तो ऐसी फैसिलिटीज इन विमानों में नहीं होती है। ओके, क्योंकि ये मतलब क्योंकि हाँ। अन्यथा तो ये होगा कि वो 10 घंटे की फ्लाइट है तो वो पहले ही कहीं उतर गया तो आपको पता लगेगा भी नहीं। तो ये संभावना नहीं होगी कि चला के और निकल गया कि चलो हम इसको अपने आप से जाने देते हैं। एनीवे, सर, एक चीज ना सोशल मीडिया पर बहुत दावा हो रहा है एक व्यक्ति का कि वो इसी फ्लाइट से आया था, मतलब एक दिन पहले, और इस मतलब फ्लाइट में एसी और डिस्प्ले ये सब काम नहीं कर रहे थे प्रॉपर तरीके से। अभी आपकी बातों से भी जब हमने जानकारी ली तो आपने कहा कि हो सकता है कि फ्लाइट जब उड़ी हो उसके बाद में कुछ फेलियर्स हो गए हो, इंजन चलना बंद हो गया हो। और इस फ्लाइट के बारे में, ड्रीम लाइनर के बारे में ही पुराना बैकग्राउंड है कि इसकी लिथियम आयन बैटरी में एक बार शिकायत आई थी जी। 2 फ्लाइट्स इसीलिए डाउन हुई थी और पूरी दुनिया भर में 3 महीने के लिए ड्रीम लाइनर्स को चलाना रोक दिया गया था। बिल्कुल सही है। क्या पता सर, अब ये तो सब आने के बाद ही जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से वो यात्री बता रहा है कि इसकी फ्लाइट का एसी ठीक से नहीं चल रहा है, डिस्प्ले ठीक से नहीं चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति फिर से उत्पन्न हो गई हो, क्या कहते हैं आप? क्योंकि बैटरी की भी अपनी एक लाइफ होती है, ये तो सब कयास है। इससे पहले मैं तो आपको थोड़ी सी, आपको आपने वैसे सब कुछ आपने देखा होगा, आपने खुद ने भी आपने मालूम किया होगा इस जहाज के बारे में। ये बेसिकली बोइंग का
एक ऐसा प्रोजेक्ट था। बोइंग बेसिकली अपने जो एक जंबो जेट प्लेन आता था 747, अगर आपको याद हो, और एक 757 था। बोइंग चाहता था, उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था बोइंग। उसके लिए इन्होंने 2004 से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और 2007 में इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया था इस जहाज को, और इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट 2009 में हुई। और आपको पता है कि उसके बाद में 2011 के अंदर ऑल निप्पन जो जापानीज जो एयरलाइन है उसने ऑर्डर दिए इसके, और 2013 के अंदर जो यूएसए का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है FAA, उन्होंने क्वालिटी के इश्यूज को देखते हुए, बोइंग कंपनी में जो क्वालिटी कंट्रोल था उसके इश्यूज को देखते हुए इनकी पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया, जो आपने बताया अभी, जो आपने भी कहीं से मालूम किया होगा। और वो ये था कि क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है। इससे पहले जो आपने बताया 2010 के अंदर टेक्सास के अंदर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि कॉकपिट के अंदर फ्यूम्स एंड स्मोक हो गया था, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फेलियर। और FAA ने यह भी माना था कि जो लिथियम बैटरी है उसकी डिजाइन में कोई कमी है, जिसको कि उन्होंने फिर बाद में ठीक कर लिया। अब आप बताएंगे कि जैसे कि हम बताएंगे कि अब ये एयर इंडिया के पास लगभग 30 एयरक्राफ्ट हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लेटेस्ट जो डाटा है अप टू मई 1189 एयरक्राफ्ट इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। तो लगभग अपन देखें तो लगभग 15 साल पुराना जहाज मान लें इसको, लगभग 14 से 15 साल हुआ है। अब इसमें कई चीजें हैं। अभी 2025 के अंदर जो इटालियन अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा साहब कि एक फेक कंपनी देखी जिसने कि 4800 फेक पार्ट्स, फेक सर्टिफिकेशंस उनके, उसको उन्होंने को बेच दिया, वो किया। तो अब वो पार्ट कहाँ लगे, क्या उसका कुछ नहीं कहते। इससे पहले जब टाटाज ने इसको टेक ओवर किया, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एयर इंडिया की फ्लाइट्स के अंदर ज्यादातर लोग उसमें ट्रैवल करना कम पसंद करते थे, क्योंकि आप देखेंगे कभी साहब एयर फ्लाइट लेट हो गई है, साहब इमरजेंसी हो गई, कुछ स्नैक आ गया, तो ये काफी सुनने को मिलता रहा था। मेरे भी काफी स्टूडेंट्स भी, मेरे मित्र भी हैं, तो सब जने कहते थे भाई कि हाँ कुछ तो कुछ हो गया। लेकिन टाटाज ने जब से इसको टेक ओवर किया है तब से ये संभावना मुझे लगता है कम होनी चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बात मुझे ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं सब AC काम नहीं कर रहा था, जो भी कर रहा था, एक विसल ब्लोअर थे, एक जो इंजीनियर थे उनके बोइंग कंपनी के, जिसने कहा था साहब कि इट्स टिकिंग बॉम्ब, वो कब ब्लास्ट करेगा पता नहीं है। तो हो सकता है कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इलेक्ट्रिक जो इसका जो डायग्राम है वहां पर कोई ऐसा कोई एक मेजर लूपहोल हो जहां पर जिसकी वजह से इसमें ये कुछ हो गया हो। मुझे इस बात को अगर इस तरह से रिलेट करना हो तो एक बात का और कयास बनता दिखता है, वो ये है कि एजिंग जो है वो सभी फ्लाइट्स की लगभग एक टाइम पर आने वाली है। मतलब ये 2014 में शायद इंडक्ट हुआ था एयर इंडिया के साथ, 2012 में हुआ था, 13वां साल है इसका। अगर इसके साथ ये टाइम हुआ है, जैसे होता है ना गाड़ी जनरली इतने किलोमीटर चल रही थी तो सर्विस मांग रही होती है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा होता है, कुछ फोन्स जब आप यूज कर लेते हैं तो वो अपने आप डेड होने की तरफ चल रहे होते हैं एज के बाद। अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो जितने भी ड्रीम लाइनर्स उड़ रहे हैं इस समय उनके लिए अपने आप में वाकई में एक चिंता का विषय है। बिल्कुल। और शायद यही सोच करके बोइंग का जो स्टॉक है कल गिरा भी था। बिल्कुल। और बोइंग का बाजार गिरना अपने आप में यूएस के लिए बड़ा सेटबैक भी था जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी सभी जगह पर सिक्योरिटी चेक्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि मानते हैं कि बहुत कम एरर के साथ फ्लाइट्स उड़ती हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ 1 के साथ ये फ्लाई करती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अंतिम सवाल सर जी, जब कोई यात्री सफर कर रहा हो, हालांकि उसके हाथ में फिर भी कुछ नहीं है, इंस्ट्रक्टर्स उसको सारी बातें बताते हैं अंदर जब क्रू बैठता है, फिर भी वो क्या चीज चेक कर ले अपनी सहूलियत के लिए कि वो सुरक्षित फ्लाई कर रहा है? कोई ऐसा जनरल गाइडेंस? मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर विमान उड़ रहा है, ऑपरेशनल है, वो आप निश्चिंत रहिए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो आपसे ज्यादा चेक कर चुके हैं, वो आपसे ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा कर चुके हैं वो लोग। और उनका अभी भी आप देखिएगा इस केस में भी बोइंग कंपनी खुद करेगी, जो जहां पर ये यूएस के अंदर जहां बना है उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इसके अंदर पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे वो लोग।
और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो वो जितने भी जहाज उड़ रहे हैं इस वक्त, जैसे आपने बोइंग मैक्स का सुना होगा, वैसे ही हो सकता है कि डीजीसीए इन सभी जहाजों को ग्राउंड कर दे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन से कुछ निकल के नहीं आए। हम उम्मीद कर सकते हैं सर कि ब्लैक बॉक्स के बाद शायद बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, और अगर गुत्थियां सुलझती हैं तो इंसान के अंदर जो फ्लाइंग को लेकर डर उत्पन्न हुआ है संभवतया वो दूर होगा। इसी कामना के साथ आज के सेशन में इतना ही। साथियों, ये सेशन इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि जनरली जब दुर्घटनाएं होती हैं, व्यक्ति दुर्घटना में जो शोक संतप्त परिवार है उन्हें अपनी तरफ से सांत्वना प्रेषित करने के अलावा क्या हुआ और क्यों हुआ इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा होता है। हम किसी कार एक्सीडेंट को भी देख रहे होते हैं तो तुरंत दिमाग लगाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि यह कार एक्सीडेंट कर गई, और हम अपने आप को रखकर उस जगह विचारते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो तो मैं इसके लिए क्या बेहतरी कर सकता हूं।